है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में इसके विभिन्न चरणों एवं इसकी विशेषताओं को बताएं। तो डायरेक्टली इस तरह से प्रश्न आता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि आप उपनिवेशवाद का एक विश्लेषण एक पैराग्राफ में करें। जैसे कि अगर इसको एक फिगर के रूप में बताया जाए, मैं हमेशा इसको एक फिगर के रूप में बतलाता हूं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो पहले एक फिगर के रूप में इसको समझ लीजिए कि उपनिवेशवाद यूरोपीय वाणिज्यवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में है। Colonialism is important features of European mercantilism. Colonialism is important features of European mercantilism. जो पहला लाइन होगा वो यहीं से आप शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे उपनिवेशवाद का व्याख्या आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उपनिवेशवाद वाणिज्यवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में। कोलोनियलिज्म इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूरोपियन मर्केंटिलिज्म। क्लियर है मेरी बात? इस अवधारणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि एक देश जिसे हम मातृदेश कहते हैं, मदर कंट्री कहते हैं, या मूल देश या पेरेंट कंट्री, किसी दूसरे क्षेत्र
मतलब टेरिटरी, या किसी दूसरे देश या कंट्री पर अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित कर उसका शोषण मातृदेश के हित के लिए करे। अर्थात एक देश के द्वारा दूसरे देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण को स्थापित कर उस देश का शोषण, उस देश के आर्थिक संसाधनों का शोषण मातृदेश के हित के लिए करे। यह उपनिवेशवाद कहलाता है। दैट मीन्स हमने ऊपर में यह बात कहा कि उपनिवेशवाद यूरोपीय वाणिज्यवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि एक देश जो मातृदेश के रूप में है वह किसी अन्य क्षेत्र या देश के ऊपर अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नियंत्रण व प्रभुत्व को स्थापित कर उसका सामाजिक, आर्थिक शोषण प्रारंभ करता है, वह उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थात उपनिवेशवाद एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश या एक देश के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण की एक प्रक्रिया है। दैट मीन्स मदर कंट्री established their political, economic, social and cultural control and dominance over another territory or country and started to exploit the socio-economic resources of that country in favor of mother country, known as colonialism. समझ में आया या नहीं आया? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? इसको आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? उपनिवेशवाद क्या है आप लिख सकते हैं। अर्थात उपनिवेशवाद एक देश के द्वारा दूसरे देश से विभिन्न प्रकार के लाभ अर्जित करना है। अर्थात उपनिवेशवाद एक देश के द्वारा दूसरे देश पर नियंत्रण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया है। इंग्लिश में आप लोगों ने लिखा या एक बार फिर से बोलूं? लिख लिया? In short, colonialization is a process to exploit the economic resources or to get the benefit by establishing control इसके अंतर्गत एक देश के द्वारा दूसरे देश पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत एक देश के द्वारा दूसरे देश पर
एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इन कोलोनियलाइजेशन ए कंट्री एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली ओवर अनदर कंट्री, ओवर अनदर कंट्री। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में एक मौलिक अंतर है। A fundamental difference between imperialism and colonialism that in imperialism there is external control and in imperialism along with external there is internal control। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में एक मौलिक अंतर है। साम्राज्यवाद एक देश के द्वारा दूसरे देश पर बाह्य नियंत्रण स्थापित करने से संबंधित है। साम्राज्यवाद एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर बाह्य नियंत्रण स्थापित करने से संबंधित है, जबकि उपनिवेशवाद बाह्य नियंत्रण के साथ साथ आंतरिक नियंत्रण को स्थापित करने से भी जुड़ा हुआ है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। एक देश जब दूसरे देश पर अपना बाह्य नियंत्रण स्थापित करता है तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं, लेकिन जब एक देश बाह्य नियंत्रण के साथ साथ उस देश की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था व संस्कृति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उसका दोहन अपने आर्थिक हितों में करता है, अपने सामाजिक सांस्कृतिक हितों में करता है। अर्थात यहां पर जो दोहन है वह सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं है, सोशियो कल्चरल भी है ना, जिसके कारण एक देश के लोग दूसरे देश को अपना दास मान लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से उपनिवेशवाद है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि पॉइंट आउट इट्स इंपॉर्टेंट स्टेजेस, अर्थात भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हैं। ठीक है, पहले चरणों को आप समझ लीजिए, फिर अलग अलग पॉइंट में आप अलग अलग चरणों को लिखेंगे। भारत में उपनिवेशवाद के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोलोनियलिज्म। फर्स्ट है वाणिज्यिक पूंजीवाद, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म।
और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। यह 1757 टू 1813 है, यह 1813 टू 1860 है, और यह 1860 टू 1947 है। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हैं। अब आप हेडिंग बनाएंगे कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद, 1757 टू 1813। नोट कर लिया? इस हेडिंग को रहने दीजिए। इसमें हम क्या क्या पॉइंट करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। इसके अंतर्गत सबसे पहले इस चरण का उद्देश्य क्या है? एम, ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा जो है प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। मतलब कैसे इसको स्थापित किया गया। और तीसरा जो है वह परिणाम है, आउटकम है। लेकिन इन तीनों चीजों को समझने के पहले यहां पर हम बैकग्राउंड की बातचीत करते हैं। पृष्ठभूमि कि इस चरण की शुरुआत की पृष्ठभूमि क्या थी। तो पृष्ठभूमि जो है वह 1600 टू 1756 है। अर्थात ब्रिटेन या यूरोप के विभिन्न देश भारत आए और भारत के साथ उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था। मतलब आयात और निर्यात चल रहा था। यहां इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत जो है वह यूरोप से कुछ भी नहीं मंगवाता था। मतलब ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज का एक्सपोर्ट इंडिया में नहीं था। वस्तुतः ब्रिटेन और यूरोप में भारत की बनी हुई वस्तुओं की बहुत भारी मांग थी। अर्थात ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश भारत से बड़ी मात्रा में वस्तु आयातित करते थे। और ब्रिटेन, फ्रांस, डच, पुर्तगीज, डेन, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भारत और यूरोप के बीच इस व्यापार में लगे हुए थे। ये जो व्यापार था ये अत्यंत ही लाभप्रद था। अर्थात इस चरण में उनका उद्देश्य क्या था, अर्थात अंग्रेजी उद्देश्य क्या था? तो भारत और यूरोप के व्यापार पर अंग्रेजी एकाधिकार को स्थापित करना।
पृष्ठभूमि को समझते हुए आपने एक एम निकाला। एम क्या था? भारत व यूरोप के बीच व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार की स्थापना करना। To establish monopoly on Indo-European trade, to establish British monopoly on Indo-European trade। पहली बात समझ में आई? अब दूसरी बात को समझिए। भारत और यूरोप के बीच जो यह व्यापार चल रहा था, इसका संतुलन भारत के पक्ष में था। इस व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था। चूंकि भारत से यूरोपीय देश वस्तुओं को मंगवाते थे, अर्थात इंपोर्ट करते थे, उनका एक्सपोर्ट नहीं था। मतलब भारत जो है वह उस समय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, इसलिए भारत यूरोप से कुछ भी नहीं मंगवाता था। लेकिन यूरोप भारत से बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आयात करता था। तो स्वाभाविक से बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। तो दूसरा एम क्या होगा? ब्रिटेन यह प्रयास करेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वह उसके पक्ष में हो, या नहीं तो कम से कम संतुलित हो। चूंकि उस समय भारत और ब्रिटेन के बीच का व्यापार बुलियन व्यापार था। हमने कई बार यह चीज आपको बतलाया है। चूंकि कोई अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था नहीं थी, कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, तो यूरोप के विभिन्न देशों के व्यापारी सोने और चांदी की बहुमूल्य धातुएं लेकर आते थे और भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करते थे। और हमने आपको यह बात बतलाया हुआ है कि किसी भी देश के पास बहुमूल्य धातुओं का एक सीमित संग्रह ही होता है, और वाणिज्यवाद की अवधारणा के अंतर्गत बहुमूल्य धातुओं के संग्रह पर विशेष बल दिया जाता था। जबकि हो रहा था उल्टा, कि यूरोप का बहुमूल्य धातु भारत आ रहा था, उसका संग्रह नहीं हो पा रहा था। अर्थात वाणिज्यवाद की अवधारणा के अंतर्गत भारत पर राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करने पर बल दिया गया, ताकि भारत से ही राजस्व की प्राप्ति हो जाए और उसी राजस्व से भारतीय वस्तुओं की खरीदारी हो। अर्थात ब्रिटेन या यूरोप के विभिन्न देश अपने सोने चांदी को संरक्षित करने के लिए भारत पर राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करने पर बल देते थे, और उस राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से राजस्व को प्राप्त कर उसी राजस्व से इस व्यापार को संचालित करने का, ऑपरेट करने का प्रयास को किया करते थे। अर्थात उनका दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा? दूसरा उद्देश्य लिख लीजिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच के व्यापार को संतुलित बनाना। टू एस्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन इंडो यूरोपियन ट्रेड। यह समझ में आ रहा है दूसरा पॉइंट? टू एस्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन इंडो यूरोपियन ट्रेड, अर्थात भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को संतुलित बनाने पर बल। तीसरा उद्देश्य, भारत पर राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करने पर बल।
emphasis on establishment of political control over India. Emphasis on establishment of political control over India and to get revenues from India. भारत में राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करने पर बल दिया गया और भारतीय राजस्व से ही व्यापार को संचालित किया गया. एंड टू गेट रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया एंड टू ऑपरेट इंडो यूरोपियन ट्रेड. क्लियर है? नेक्स्ट एम देखिए. On the basis of political control, राजनीतिक नियंत्रण के आधार पर, on the basis of political control, they compelled Indian producers to sell at cheaper cost. राजनीतिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय उत्पादकों को कम से कम कीमत पर वस्तु बेचने के लिए बाध्य किया गया. इंडियन प्रोड्यूसर्स कंपेल्ड टू सेल एट चीपर कॉस्ट. सामान्य तौर पर भारतीय राजनीति, प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? भारत से अधिक व्यापारिक लाभ को प्राप्त करना, न कि भारत में कोई मौलिक परिवर्तन करना. तो लिख लीजिएगा, बिना किसी मौलिक परिवर्तन के, बिना किसी भारतीय राजनीति, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था इत्यादि में बिना किसी मौलिक परिवर्तन के लाभप्रद व्यापार को जारी रखना. टू कंटिन्यू बेनिफिशियल ट्रेड, इंडो यूरोपियन ट्रेड, without changing Indian political, administrative, social and cultural system. उद्देश्य समझ में आ गया है? प्रक्रिया आप लोग बतलाएंगे, मैं नहीं बतलाऊंगा. यस, प्रक्रिया आप बताएंगे. थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई कर लेना है. हैं? एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध. सबसे पहले देखिए, उनका उद्देश्य था भारत और यूरोप के व्यापार पर अंग्रेजी एकाधिकार को स्थापित करना है. इसके लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच युद्ध हुआ. तो 1746 से लेकर 1763 तक अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों ने
भारतीय व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण को स्थापित किया? लिखिए। (1746 से 1763 के बीच अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के माध्यम से। सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, खाली समझना है आपको। आप लोग क्लर्क बनने का एग्जामिनेशन देंगे क्या? खाली नोट करने पर बल दे रहे हैं? आईएएस तो कोई भी नहीं बनना चाहता है, समझना कोई चाहता ही नहीं है। बस सर ने बोला और सीधे पूंछ पकड़ा और सीधे लिखना शुरू किया। लिख लिया? कहां लिखा, क्या लिखा? देखिए माध्यम से। 1746 से 1763 के बीच आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार पर अपना प्रभुत्व या अपना नियंत्रण स्थापित किया। From 1746 to 1763, from 1746 to 1763, English established their dominance over Indian trade. क्लियर है मेरी बात? और देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत और यूरोप के बीच के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, अब कोई भी यूरोपीय कंपनी उनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं रहा, तब बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास। लिखिएगा। 1757-1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित किए जाने का प्रयास। और जरा उदाहरण के रूप में ही ध्यान रखिएगा, 1765 के इलाहाबाद की संधि के माध्यम से भारतीय राजस्व को प्राप्त करने का दृष्टिकोण अंग्रेजों ने दिखाया। तो जो अभी एम हमने इधर बतलाया है, वही यहां पर प्रक्रिया दिख रही है आपको। 1765 के इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय राजस्व को प्राप्त करने पर बल दिया। Through Treaty of Allahabad, English tried to get Indian revenues. परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जरा ध्यान दीजिए, आपने ध्यान नहीं दिया। हमने जो लास्ट पॉइंट यहां पर एम में लिखाया है, जरा उसको पढ़िए आप। भारत में बिना कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन किए हुए अपने लाभ को बनाने पर बल दिया उन्होंने। परमानेंट सेटलमेंट इसका उदाहरण है।